पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप को जो डायरेक्शन है बाहर वाले फील्ड का उसी डायरेक्शन में, मान लो आपने इसे ऐसे छोड़ा तो ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस, धीरे धीरे इट अलाइंस इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। वेलकम बच्चों, एंड वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर, एंड दिस इज गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 21 फ्रॉम द यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और इस यूनिट के हम सेकेंड पार्ट पर हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इन तीनों के बारे में आज हमें पढ़ना है कि ये क्या होते हैं और इनकी किस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को विद द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल आखिर है क्या। देखो, मैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, अगर आप उस मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दो, सपोज यहाँ पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में मैंने एक मटेरियल को लाकर रख दिया। अगर उस मटेरियल के अंदर, जिसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा है, अगर उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएं, मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टीज आ जाएं, मतलब उसके पास एक नॉर्थ पोल आ जाए, एक साउथ पोल आ जाए, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। और अगर उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आती तो फिर वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लकड़ी का पीस, वुडन पीस एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले जाकर रखोगे तो क्या वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। बट वहीं पर अगर आप एक आयरन का पीस, लोहे का पीस है और उसको आपने एक ऐसी जगह ले जाकर रखा जहां पर पहले से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो आयरन का पीस उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाकर मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाएगा और खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। तो यही मैग्नेटिक मटेरियल 3 तरह के होते हैं। दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला होगा हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल, जिसको मैंने लिखा है डाया, देन पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसको हमने यहाँ पर पैरा करके लिख दिया है, और एक होते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये 3 किस किस तरह के होते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या कोई सिमिलरिटीज भी हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने इस प्यारे से चैनल फिजिक्स सीखो पर आपको क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट सिलेबस मिल रहा है। आपका अगर कोई भी टॉपिक अभी तक छूटा हुआ है तो वो आप यहाँ पर कंप्लीटली कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारियों को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और यहाँ इन वीडियो क्लासेस से अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है ना, तो आई रिक्वेस्ट कि इन वीडियो क्लासेस को लाइक करो, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट आगे आने वाली जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलता रहे। हाँ, उसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा लेक्चर, ऐसा टॉपिक या ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपका अभी तक छूटा हुआ है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपसे वो वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। एंड ये तो हमने प्रॉमिस आपसे किया ही है कि हम क्लास 12th के कंप्लीट सिलेबस को अपने इस चैनल फिजिक्स सीखो पर कंप्लीट करेंगे बाय 31 ऑफ दिसंबर, और इसके लिए हम पूरी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद डायामैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम देखेंगे इनकी डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस, तो ये सारी आज का टॉपिक मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में देने वाला हूं, टेबल में, और ये आपको नोट्स भी मिल जाएंगे इन दिस फॉर्म ओनली। आज का टॉपिक पूरा थियोरेटिकल टॉपिक ही है, तो अगर हम उसको कंप्लीटली यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे या मैं आपको इस क्लास में डिक्टेट करूँगा तो अननेसेसरी ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आपका टाइम भी किल होगा, मेरा टाइम भी किल होगा। तो जिस चीज़ को हम कम टाइम में एक अच्छा मेथड अडॉप्ट करके पूरा कर सकते हैं तो वाई नॉट टू गो विद दैट मेथड ओनली। तो चलिए देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसको अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रखते हो तो वो
वीकली मैग्नेटाइज हो जाता है, इट गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड, और उसका मैग्नेटाइजेशन जो बाहर वाला फील्ड है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको समझो डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखिए सपोज ये मेरे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है पहले से, दिस इज अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, और इस फील्ड में अगर मैंने एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा तो वो बहुत वीकली मैग्नेटाइज होगा, इट गेट मैग्नेटाइज्ड बट वीकली, बहुत कम मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर आता है, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा वो ऐसे आएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन, है ना। देखो बाहर ब्लैक वाली लाइंस इधर है, अंदर जो मैग्नेटाइजेशन आया वो रेड वाली लाइन मैंने अपोजिट डायरेक्शन में बनाई है, तो इट गेट्स फीबली मैग्नेटाइज्ड, फीबली मतलब वीकली, फीबली मैग्नेटाइज्ड एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो बी नोट है। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ओके। जब एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है? When we place a paramagnetic material in magnetizing field, suppose again ये मेरे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, इस फील्ड में मैंने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो ये भी फीबली मैग्नेटाइज होगा बच्चों, इट ऑल्सो गेट फीबली मैग्नेटाइज्ड, फीबली मैग्नेटाइज्ड, लेकिन ये मैग्नेटाइज होता है इन द सेम डायरेक्शन, तो इसका नॉर्थ पोल इधर ही बनेगा, साउथ पोल इधर ही बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन से आई हैं वो वैसी ही होंगी जैसे एक्सटर्नल फील्ड की हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की हैं। तो हम लिखेंगे इसके लिए इन द सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब आप एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे ले जाकर, सपोज दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड और यहां पर मैंने रखा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, इट गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड एंड इन द सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो बी नोट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब नॉर्थ पोल इसका इधर ही बनेगा, साउथ पोल इधर हो जाएगा, और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज है तो मैं यहां पर 2 या 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूं जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से आई हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, ये वीकली मैग्नेटाइज होता है इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, बट डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड मैग्नेटाइज होता है और वीकली मैग्नेटाइज होता है। ये डेफिनेशन है। तो अगर आप डेफिनेशन बोलेंगे तो इसी तरह से बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज दैट सब्सटेंस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड गेट्स वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसी तरह से डेफिनेशन इसके लिए और इसके लिए भी बोली जा सकती हैं। तो डेफिनेशन हमारा बन गया है फर्स्ट पॉइंट। तो आज का फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, अगर आप इसको मैग्नेट के आसपास लेकर आओगे, एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के आसपास लेकर आओगे तो उसका क्या इफेक्ट होता है? जब एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट के आसपास आएगा तो वो उससे रिपेल होता है, लेकिन वीकली रिपेल होगा, स्लोली रिपेल होगा, धीरे धीरे रिपेल होके भागेगा वहां से, उसके पास से। सपोज ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट के पास आप एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ले आए तो यहां से रिपेल होकर जाएगा, लेकिन स्लोली जाएगा, स्लोली। तो इट इज स्लोली या वीकली रिपेल्ड, स्लोली रिपेल्ड। Whereas a paramagnetic substance when placed near a magnet, it is slowly attracted, ये धीरे धीरे अट्रैक्ट होता है,
स्लोली अट्रैक्टेड, और ये एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है, इट गेट्स अट्रैक्टेड क्विकली, क्विकली अट्रैक्टेड। आपने देखा है ना, एक आयरन का पीस अगर आप एक मैग्नेट के पास रख दो तो एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है। सपोज दिस इज अ मैग्नेट और यहां पर मेरे पास एक आयरन का पीस है, सपोज दिस इज आयरन पीस, है ना। अगर मैंने आयरन के पीस को मैग्नेट के पास ले जाकर छोड़ दिया तो इट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट क्विकली, एकदम जाकर उसके पास चिपक जाता है ना। आयरन इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए वो एकदम से उसके पास अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी कि अगर मैग्नेट के आसपास आपने डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को ले जाकर रख दिया है तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये कैसे बिहेव करेंगे। इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट वो नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या होगा। सपोज मैं एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना ही लेता हूं देखो ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, वीक, और जहां पास पास होती हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। अगर आपने एक डाया मैग्नेटिक मटेरियल को ऐसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ले जाकर छोड़ दिया, उसके हाल पर छोड़ देते हैं, तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम स्ट्रोंगर टू द वीकर पार्ट, ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, इसका मोशन। तो इट मूव्स स्लोली, जाएगा धीरे धीरे, मूव्स स्लोली फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट, moves slowly from stronger to weaker part of the field, to weaker part of the field। whereas अगर आप इसी तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग है इधर फील्ड वीक है, अगर आप एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को ले जाकर उसके हाल पर छोड़ देते हो तो वो किधर जाएगा, वो मूव करता है वीकर पार्ट से स्ट्रोंगर पार्ट की तरफ, इसका मोशन स्लोली रहेगा, मोशन विल बी स्लो। तो मूव्स स्लोली, मूव्स स्लोली फ्रॉम weaker to stronger part, from weaker to stronger part of the field, इस तरीके से ये मूव करेगा। एंड अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आपने इसी तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ले जाकर छोड़ दिया है, इधर फील्ड वीक है यहां पर फील्ड स्ट्रोंग है, और यहां पर आपने रख दिया एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मान लो एक आयरन का पीस रख दिया है, लाइक दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रख दिया है, ये भी जाएगा वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट, लेकिन ये जाएगा वेरी क्विकली, क्विकली मूव्स फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द फील्ड, क्विकली moves from weaker to stronger part of the field। तो हमेशा याद रखिए मेन चीज जो यहां पर आप सीख रहे हो वो क्या है, moves slowly from stronger to weaker part तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, मूव्स स्लोली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द फील्ड तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल जल्दी जल्दी जाता है फ्रॉम वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट तो वो क्या होगा, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। चलो अब आप एक तीनों प्रॉपर्टीज करने के बाद एक ध्यान से चीज देखो,
कि पैरामैग्नेटिक की जैसी प्रॉपर्टीज हैं बिल्कुल वैसी ही तो फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज भी हैं। ध्यान से देखो, देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, फीबली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, स्लोली अट्रैक्टेड, क्विकली अट्रैक्टेड। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, मूव्स स्लोली फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, तो ये भी वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट जा रहा है लेकिन क्विकली जा रहा है। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट कि प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन ये वही प्रॉपर्टीज थोड़ी कम रखता है और इसके पास वही प्रॉपर्टीज थोड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से होती हैं, ज्यादा होती हैं। देखो आप, इट मूव्स स्लोली बट इट मूव्स क्विकली। देखो आप, इट इज अट्रैक्टेड स्लोली बट इट इज अट्रैक्टेड क्विकली। तो प्रॉपर्टी तो सेम है, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन उसके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास वही प्रॉपर्टी है जो पैरा वाली है बट थोड़ी ज्यादा अमाउंट में है, आप ये कह सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो मैं तो ऐसा मान के चलता हूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल का बड़ा भाई है। जैसी प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक मटेरियल की हैं उससे स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज वही वाली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की हैं। होता है ना, एक बड़े भाई के पास जैसी चीजें होती हैं कुछ कुछ वैसी ही चीजें छोटे भाई के पास भी होती हैं, वैसा ही नेचर, वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन थोड़ा कम होता है अभी क्योंकि वो छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा वो भी। तो मैं तो यही मान के चलता हूं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एक बड़ा भाई है, वैसी ही प्रॉपर्टीज हैं लेकिन थोड़ी ज्यादा अमाउंट में है। तो अभी तक हमने कर ली है 3 प्रॉपर्टीज। नाउ मूविंग टुवर्ड द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमें क्या सीखना है? फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। फोर्थ प्रॉपर्टी में हम देखेंगे व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड है लेकिन यूनिफॉर्म है। एक एक्सटर्नल फील्ड में आपने मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब क्या है? देखो अब देखेंगे ध्यान से कि अगर मेरे पास इस जगह पर एक्सटर्नल फील्ड है यूनिफॉर्म और इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस साइड से इस साइड की तरफ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है यूनिफॉर्म, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक डाया मैग्नेटिक मटेरियल का सब्सटेंस लिया, एक रोड लिया और उसको ऐसे एक धागे से बांधा और ऐसे फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा? अगर ये फ्रीली सस्पेंड करके मैंने इसको छोड़ा, ये धीरे धीरे अपने आप को जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है उसके डायरेक्शन से धीरे धीरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे अलाइन कर लेगा, लाइक दिस। इस तरीके से अलाइन कर लेगा अपने आप को। एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा। इट अलाइंस स्लोली परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। इट अलाइंस स्लोली, अलाइंस इटसेल्फ स्लोली परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर का सिंबल लिखा मैंने, चलो पूरा लिख देते हैं। परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। वेयर एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो धीरे धीरे अपने आप को जो डायरेक्शन है बाहर वाले फील्ड का उसी डायरेक्शन में, मान लो आपने इसे ऐसे छोड़ा तो ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस। धीरे धीरे इट अलाइंस इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। इट अलाइंस इटसेल्फ, और स्लोली, है ना, अलाइंस slowly along the direction of external magnetic field। और जैसा कि मैंने आपको बताया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास यही प्रॉपर्टीज होती हैं जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास होती हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ में होती हैं। तो स्लोली की जगह क्या आ जाएगा? क्विकली आ जाएगा। अलाइंस क्विकली, aligns quickly along the direction of external magnetic field। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखो अभी आपके बोर्ड पर मैंने 4 प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी हैं
लेकिन प्रॉपर्टीज़ कुछ और भी हैं। पहले आप इतनी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लें यहाँ पर वीडियो को पॉज करने के बाद, उसके बाद हम देखते हैं आगे। एंड देखो यहाँ पर जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना बच्चों, इस प्रॉपर्टी के लिए आप अपने क्वेश्चंस को लेकर रेडी रहें, क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं अलग अलग तरह के डायग्राम्स बनाकर। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी बस इतना माइंड में रखना कि डायमैग्नेटिक मटेरियल स्लोली मूव करता है स्ट्रोंगर से वीकर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्लोली मूव कर जाएगा वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जल्दी से मूव कर जाएगा वीकर टू स्ट्रोंगर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह के इस प्रॉपर्टी पर कई तरह के डायग्राम्स आते हैं। चलो लेक्चर के लास्ट में एक दो डायग्राम मैं आपको ज़रूर दूंगा, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना है अगर इस प्रॉपर्टी के आपको डिफरेंट क्वेश्चंस समझने कैसे आते हैं। और 1 नंबर का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है और डायग्रामेटिक क्वेश्चन बनता है। सो आई होप आपने ये सब कंप्लीट कर लिया है। आगे पढ़ने के लिए इसको सारा क्लियर करना होगा। तो लास्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट मैंने आपके लिए ले लिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, और अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रिलेटेड टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी याद है ना बच्चों? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स सीखे थे, उनमें से एक टर्म ससेप्टिबिलिटी था, एक हमारा परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी भी था। वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी कितनी हो सकती है और उसकी ससेप्टिबिलिटी किस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है। सेम विद पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक भी देखना है। तो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ससेप्टिबिलिटी, आई थिंक इट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। तो ससेप्टिबिलिटी अगर मैं बोल रहा हूं डेफिनेटली ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ही है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का है। डायामैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है लेकिन वेरी स्मॉल वैल्यूज होती हैं। नेगेटिव रहेगी लेकिन वेरी स्मॉल वैल्यूज में रहेगी, ठीक है? स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल होंगी और पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव रहेंगी, स्मॉल बट पॉजिटिव। फेरोमैग्नेटिक, अरे ये तो इसका बड़ा भाई है, तो वैल्यूज तो पॉजिटिव होंगी लेकिन वेरी लार्ज होंगी। लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यूज, लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यूज कितनी लार्ज? 1000 के आसपास होती हैं, 1000 से भी ज्यादा हो सकती हैं। इसके लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1000 या उससे भी ज्यादा हो सकती हैं, याद रखिएगा, इतनी लार्ज, ठीक है? तो ये हो गई हमारी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी के बारे में। रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब होता है 1 प्लस का है, या इस मटेरियल की परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, इस मटेरियल की परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी के कंपैरिजन में कितनी है, इसको ये बोलेंगे, है ना? म्यू आर इज म्यू ऑफ द मटेरियल अपॉन म्यू ऑफ फ्री स्पेस। लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट के देख लो, ये सारी रिलेशंस समझ में आ जाएंगी, सारी रिलेशंस वहां पर समझाई है मैंने। चलो देखो, म्यू आर की वैल्यूज, रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यूज जनरली 1 से छोटी होती हैं, पॉजिटिव रहेंगी। म्यू आर 1 से कम होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, मतलब 1 और 0 के बीच में रहेगा। इनका म्यू आर 1 से बड़ा होता है लेकिन वेरी लार्ज नहीं होता, स्मॉल वैल्यूज, स्मॉल वैल्यूज, ओके? 1 से बड़ी होंगी बट स्मॉल होंगी, बहुत ज्यादा नहीं होंगी। हाँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इसका बड़ा भाई है,
1 से बहुत बड़ी होंगी। यस, यू आर राइट। रिलेटिव परमिएबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, कितनी? लगभग 1000 के रेंज में चली जाएंगी, 1000 के रेंज में। ओके वैसे भी देखो 1 प्लस काय है ना, तो काय की वैल्यू में 1 ऐड करोगे, स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यूज में 1 ऐड करोगे तो वो स्मॉल एंड पॉजिटिव बन जाएगा, 1 से कम रहेगा, है ना। और स्मॉल पॉजिटिव वैल्यूज में 1 ऐड करोगे तो डेफिनेटली 1 से तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और उसकी वैल्यूज ऑलरेडी 1000 के रेंज में है, उसमें 1 ऐड करोगे तो 1000 से ऊपर रेंज में वो जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट इज 7th प्रॉपर्टी एंड इट इज फॉर परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब म्यू लिखना है मटेरियल का, और इसको कंपेयर करना है म्यू ऑफ फ्री स्पेस से, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से। तो डायामैग्नेटिक की परमिएबिलिटी, फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी जो म्यू नोट होती है, याद है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इज 10⁻⁻⁷। तो म्यू नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁷, है ना, 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो सॉरी 10⁻⁷। तो डेफिनेटली म्यू इज लेस देन म्यू नोट, और यहां पर म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नोट, और यहां पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू इज वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू म्यू नोट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी अगेन ससेप्टिबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन अभी हमें देखना है कि ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। इस पॉइंट पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ससेप्टिबिलिटी। नो इफेक्ट। डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज करती है। ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या है? डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, याद रखना, मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं क्यूरी लॉ। दिस इज नोन एज क्यूरी लॉ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज नोन एज क्यूरी लॉ। व्हाट इज क्यूरी लॉ? क्यूरी लॉ स्टेट्स दैट magnetic susceptibility of a paramagnetic material is inversely proportional to its absolute temperature. It decreases with increase in absolute temperature. This is known as Curie's law. ठीक है, ये Curie's law कहलाता है। And finally the ferromagnetic material, उसका भी समझना है। उसका समझने से पहले यहां पर एक ग्राफ बनाएंगे और यहां पर भी एक ग्राफ बनाएंगे। The graph is ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी तो चेंज नहीं करती है, ग्राफ ऐसे बनेगा। नो इफेक्ट ऑन ससेप्टिबिलिटी, आप टेम्परेचर को कहीं भी ले जाओ, ठीक है। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बना दीजिए। दिस इज द ग्राफ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नीचे आ रही है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं हम फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ थोड़ा अलग तरीके से बिहेव करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ साथ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम होती है, लेकिन कम होते होते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, बेटा ध्यान से सुनना, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना है, थोड़ा फोकस ज़्यादा बनाइए इस स्टेटमेंट पर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी भी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से कम होती है, बट
टेम्परेचर जब इंक्रीज होएगा ना तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, अगर वो टेम्परेचर रीच हो गया तो फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी एकदम से कम हो जाएगी और उस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है, याद रखिएगा। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस विद टेम्परेचर, विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर है बच्चों, विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर according to relation C upon T minus Tc. C is a constant, T is absolute temperature and Tc is Curie temperature, where Tc is Curie temperature, Tc होता है Curie temperature। और यहां पर जो ग्राफ बनेगा इट विल बी लाइक दिस, ग्राफ ऑफ ससेप्टिबिलिटी विद टेम्परेचर, द ग्राफ विल बी लाइक दिस। देखो स्टार्टिंग में तो इसकी ससेप्टिबिलिटी कम होना शुरू होएगी, स्टार्टिंग में ससेप्टिबिलिटी कम होना शुरू होएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही होकर क्यूरी टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। सपोज दिस इज द क्यूरी टेम्परेचर, ये क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर से पहले पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फेरोमैग्नेटिक ही रहेगा। जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर क्रॉस होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी एकदम से नीचे जाएगी और वो क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक। देखो इस लाइन के बाद वाला ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये पैरामैग्नेटिक बन चुका है, मतलब अगर आप इस रीजन में हैं इट इज फेरोमैग्नेटिक, बट इस रीजन में अगर आप पहुंच गए हैं तो इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज सडनली पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसी हो जाएं, उसी टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरी टेम्परेचर और इस लॉ को बोलते हैं क्यूरी वीज लॉ। द लॉ इज नोन एज क्यूरी वीज लॉ। ये वाला लॉ क्यूरी लॉ था, वो क्यूरी वीज लॉ है। ओके, अभी वक्त हो गया है, यहां पर आप वीडियो को एक छोटा सा पॉज दीजिए, यहां तक के नोट्स को कॉपी कीजिए। 2 या 3 प्रॉपर्टीज और हैं, उनको भी देखते हैं और आज के लेक्चर को करेंगे अपना फिनिश। तो आई होप ये भी आपने कर ही लिया है, बोर्ड को क्लियर करना होगा आगे बढ़ने के लिए। So now we are ready with the next property and that is the property number 9. Property number 9 में हम सीखेंगे अगर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने लगाया था इन मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करने के लिए, उसे अगर हम रिमूव कर दें तो क्या होगा। तो रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जैसे ही आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटाओगे, जो यहां पर इस रूम में मैग्नेटाइजिंग फील्ड था और उसके अंदर मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा, डायमैग्नेटिक मटेरियल था, वो वीकली मैग्नेटाइज हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटाया तो डायमैग्नेटिक मटेरियल का सारा मैग्नेटाइजेशन एकदम से खत्म हो जाता है। ओके, सो इट लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म सडनली, loses all its magnetism as soon as मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हमने बी नोट लिया था ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। सेम ओवर हेयर, it also loses all its magnetism as soon as magnetizing field is removed. Loses all its
magnetism as soon as magnetizing field is removed. एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा है, अगर आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा दिया तो उसके अंदर फिर भी मैग्नेटाइजेशन रह जाता है, रिटेन्स मैग्नेटाइजेशन, इट रिटेन्स मैग्नेटाइजेशन even after the removal of magnetizing field. मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हमारा बी नोट हमने लिया हुआ है ना। इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। आप एक आयरन का पीस लो या आप एक स्क्रू ड्राइवर लो, स्क्रू ड्राइवर पेचकस होता है ना, स्क्रू ड्राइवर लो, वो स्टील का या आयरन का बना होता है, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में ले जाकर रख दो, एक दो दिन के लिए छोड़ो और अब उसको वहां से हटा लो। नाउ यू विल सी दैट कि वो जो स्क्रू ड्राइवर है उसको अगर आप स्टील के छोटे छोटे स्क्रूव्स के पास लेकर जाएंगे तो इट विल अट्रैक्ट दोज स्क्रूव्स। इट मीन्स स्क्रू ड्राइवर ने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया अपने अंदर। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हट गया लेकिन स्क्रू ड्राइवर ने मैग्नेटिज्म को अपने अंदर रिटेन किया हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज अट्रैक्टिंग दोस स्मॉल स्क्रूव्स। और ऐसे स्क्रू ड्राइवर आपको टीवी रेडियो मैकेनिक के जरूर मिलेंगे, कभी भी चेक कर लेना। जो टीवी मैकेनिक होते हैं या रेडियो मैकेनिक होते हैं उनके स्क्रू ड्राइवर्स स्क्रूव्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं दूर से ही, उन्हें करना भी पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके जो स्क्रूव्स होते हैं ना वो बहुत गहराई में लगे होते हैं, बहुत गहराई में, तो वहां तक अगर स्क्रू सही से नहीं पहुंच रहा है तो स्क्रू अट्रैक्ट करके उन स्क्रूव्स को खींच लाता है बाहर। ठीक है, चलिए खैर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो ये प्रॉपर्टी है ना कि वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड को, मैग्नेटाइजेशन को अपने अंदर रिटेन कर लेता है, भले ही आप बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो। इस प्रॉपर्टी का नाम है हिस्टेरेसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए डाया पैरा फेरो में से हिस्टेरेसिस इफेक्ट कौन दिखाता है? फेरोमैग्नेटिक दिखाता है, ये और ये नहीं दिखाते। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको यही लिखना है, प्रॉपर्टी नंबर 10, हिस्टेरेसिस इफेक्ट। हिस्टेरेसिस इफेक्ट ये नहीं दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, ये शो करता है हिस्टेरेसिस इफेक्ट। तो 10 प्रॉपर्टीज हो गई हैं। नाउ द 11th पॉइंट। 11th पॉइंट में हमें देखना है कि इनका फिजिकल स्टेट क्या होता है। फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। 11th फिजिकल स्टेट। डायामैग्नेटिक मटेरियल तीनों तरह के होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेस भी होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी तीनों तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जनरली आर सॉलिड्स ओनली। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी, आप क्या बोलेंगे इसको? 12th पॉइंट बोल रहा हूं मैं तो। इन दिस 12th पॉइंट हमें सीखने हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं, कॉपर डायामैग्नेटिक मटेरियल है, जिंक डायामैग्नेटिक मटेरियल है, वाटर इज डायामैग्नेटिक मटेरियल, सिल्वर एंड गोल्ड ये भी डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्रोमियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये यम वाले सारे मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। लिक्विड ऑक्सीजन इज ऑल्सो, लिक्विड ऑक्सीजन। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ 3 मटेरियल ऐसे हैं जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ये तीनों मटेरियल
जैसे आयरन अट्रैक्ट होता है ना मैग्नेट पे, वैसे ही निकल एंड कोबाल्ट भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, एक एलॉय भी हमने बना लिया है एल निको, जो निकल कोबाल्ट या आयरन की तरह ही मैग्नेट पे अट्रैक्ट होता है। ये भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट को मिलाकर एक एलॉय बना लिया है, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यहां से एक नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, तो इस टॉपिक को आप नजरअंदाज मत करना अगर आप टारगेट कर रहे हो 65 प्लस आउट ऑफ 70। ओके, चलिए, मैंने आपको बोला था कि एक वो डायग्रामेटिक वाला क्वेश्चन कैसा आता है, याद है ना कि डायमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रोंगर से वीकर पार्ट की तरफ जाता है। तो अगर मैं एक यू शेप की ट्यूब में लिक्विड फॉर्म में डायमैग्नेटिक मटेरियल को फिल अप कर दूं और फिर यहां पर स्ट्रॉन्ग पोल्स ले आऊं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगा। अब बताओ ये किधर भागेगा? इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स। तो यहां से ये नीचे जाएगा, ऐसे नीचे, और इधर से इट विल राइज अप। यहां से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर, स्ट्रॉन्गर से वीकर पार्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए उल्टा हो जाएगा। इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अगर मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया यहां पर एज कंपेयर टू अदर लिम्ब ऑफ द यू ट्यूब, तो ये वीकर से स्ट्रॉन्गर पार्ट की तरफ ये ऊपर आ जाएगा। यहां पर ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो लिक्विड फॉर्म में है, इधर से नीचे, इधर से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इधर अट्रैक्ट होगा। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी यही प्रॉपर्टी शो करेगा, लेकिन क्विकली, ये तो स्लोली आएगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एकदम से ऊपर आ जाएगा। इस तरह के डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत होते रहते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे, और आज के लेक्चर के साथ साथ हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर के लास्ट पॉइंट्स पर आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है दैट विल बी रिलेटेड टू दिस हेडिंग, हिस्टेरेसिस। और हम यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन को रिटेन करते हैं, और उनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से हम किस तरीके से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट, जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बोलते हैं, बना लेते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।